वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक प्लस एकेडमी। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। वीडियो में आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला टॉपिक हमारा वो है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड कैब से स्टार्ट हुआ। तो 1934 में एक एम एन राय थे जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड को अपना फॉरवर्ड किया था। फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसने इस डिमांड को ऑफिशियली मान लिया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। 1940 में क्या होता है कि एक ऑगस्ट ऑफर जो ब्रिटिश ने ऑफर दिया था, ऑगस्ट ऑफर के नाम से जानते हैं, उसमें जो ब्रिटिश के जो पीएम थे लिन लिथगो, इन्होंने ऑफिशियली इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 1942 में क्या होता है कि जो ब्रिटेन का जो मेंबर कैबिनेट था उसका एक मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो उनको इंडिया भेजा जाता है जिसको क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये एक प्रपोजल के साथ आते हैं कि के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद हम मान लेंगे। इसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा जाता है और कैबिनेट मिशन के थ्रू ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके फॉर्मेशन की बात होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना है उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे, वो हम पढ़ते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसका फॉर्मेशन कब होता है, नवंबर 1946 में जो कैबिनेट मिशंस आती है ना, उसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। तो ये आइए इसके फीचर्स जानते हैं। तो ये टोटल 389 सीट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें 296 जो सीट्स है वो ब्रिटिश इंडिया से लिया जाता है और जो 93 सीट्स है वो प्रिंसली स्टेट से लिया जाता है। ब्रिटिश इंडिया मतलब जहाँ पर वैसे पार्ट जहाँ पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल है ब्रिटिश का, और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर अभी भी राजा महाराजा का शासन है लेकिन वो इनडायरेक्टली ब्रिटेन के अंडर में ही आता है। मतलब उसके जो सेरेमोनियल हेड है, जो भी आप कर सकते हो, राजा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहा है और ब्रिटेन के बात को मान रहा है। तो वैसे स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। और ब्रिटिश इंडिया में जो 296 सीट्स है उसमें 292 सीट्स जो है वो मेजर जो प्रोविंस है ब्रिटेन का, सॉरी ब्रिटिश इंडिया का, वहाँ से ले जाता है। और टोटल 11 कमिश्नर, वैसे जो स्मॉल एरिया है और जो हाईली सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर क्या होते थे, चीफ कमिश्नर्स होते थे। और जो मेजर एरिया है, जो मेजर प्रोविंस है, वहाँ पर जो हेड होता था वो गवर्नर्स होता था। तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया का सीट्स था उसमें 292 जो इस 11 मेजर प्रोविंसेस से लिया गया था और 4 ऐसे सीट्स है जो कि इन सीटों का जो बंटवारा हुआ था वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लिया। मतलब ये लगभग 1 मिलियन पे एक सीट दिया गया था। अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस पर एक सीट आपको प्रोवाइड किया गया था। और ये जो अलॉटेड सीट्स हैं, जो भी सीट्स अलॉट किया गया था उसको मुस्लिम, सिख और जनरल में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दिया गया था। ठीक है। और जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि जैसे एमपी का भी वोट होता है, एमएलए का भी, हर स्टेट के एमएलए का वोट होता है, लेकिन एमपी का वोट का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, एमएलए का वोट का वैल्यू कम होता है। ठीक है। तर्ज पे जो था पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसका भी वोटिंग हुआ था। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें इलेक्शन नहीं हुआ था। उनमें क्या किया जाता, जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे, जो भी राजा थे, उन्होंने नॉमिनेट किया था अपने बंदों को। लिमिटेड फ्रेंचाइज था उसमें। अभी जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जो भी 18 साल के बाद है उनको वोट चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस टाइम क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइज था। जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैक्स ज़्यादा पे करते हैं, उनको ऐसे वोट देने का अधिकार था। सीट्स पर जो हमारा इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है। उस इलेक्शन में जो कांग्रेस है वो 208 सीटों पर जीतती है, मुस्लिम लीग 73 सीटों पर जीतती है और अदर्स के खाते में 15 सीट्स आता है। ठीक है। और ये जो प्रिंसली स्टेट था 93 सीट्स वाले, ये इन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक। अब क्या होता है, इस जो भी असेंबली जो नया चुन के आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे वर्क करती है, क्या उनका रूल है, कैसे क्या काम करेगा, उस पर हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुन के आती है जो हमारा जुलाई अगस्त में 1946 में जो हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें जो चुन के आती है, तो उनका जो पहला मीटिंग होता है, जो नए नए सदस्य चुन के आते हैं उनका जो पहला मीटिंग बुलाया जाता है वो है 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बुलाई जाती है। और जो पहले मीटिंग का जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट था, जिनको तत्कालिक प्रेसिडेंट चुना गया था, उनको फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू चुना गया था। फ्रेंच प्रैक्टिस में क्या है, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है ना असेंबली का, उसको ही हम लोग प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो उसी के तर्ज पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस असेंबली के सीनियर मोस्ट मेंबर थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को चुना जाता है, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 1 प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था। तो
उसके लिए आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशंस वो उसको बोलते हैं जैसे कोई भी टारगेट सेट करता है कि ये हमारा गोल है। जैसे नए साल पर लोग रिजोल्यूशंस लेते हैं कि नए साल पर हमारा ये गोल है, हमें ये काम करना है, हमें ये अचीव करना। तो कौन सा गोल से अचीव करना, वो सारी चीज़ें रिजोल्यूशंस में आता है। तो उसके लिए क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें ये बोला जाता है कि हमारा क्या गोल है, इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या गोल है, हमें क्या अचीव करना है। तो उसमें जो पहला पॉइंट वो बोलते हैं कि हमें इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन रिपब्लिक बनाना है। मतलब सोवरेन मतलब कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, वेदर इट इज़ इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर, हमें कौन सा देश से संबंध रखना है, नहीं रखना है, किससे हमें ट्रेड करना है, नहीं करना है, ये सारा जो हमें किसी अदर कंट्री पर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो उसको हमें सोवरेन बोलते हैं। दूसरा जो था पॉइंट तो वो ये था कि जो भी ब्रिटिश इंडिया है, जो भी ब्रिटेन के अंडर में डायरेक्टली कंट्रोल में जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, या फ्यूचर में कोई भी पार्ट हमारे अंडर में आकर मिलता है, कोई भी देश को हम आकर अपने में मिला लेते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि हम प्रोविंशियल ऑटोनोमस यूनिट बनाएंगे। जैसे आज हम बात करें कोई भी स्टेट है, अगर यूपी, बिहार या बंगाल, तो वो क्या है, अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, वहाँ उनका अलग चुनाव होता है, सेंटर उनको कंट्रोल तो करती है बस फुल्ली कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप का डिसीजन ले सकते हैं, उनका सब कुछ अलग होता है। तो वही ये बात करते हैं कि हम प्रोविंशियल ऑटोनोमस यूनिट बनाएंगे। ठीक है, और वो ये भी पॉइंट बोलते हैं कि जो हमारा पावर हो रहा है, ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, इसका सोर्स ऑफ पावर कहाँ है। सोर्स ऑफ पावर हमें यहाँ के लोगों से मिलती है। ठीक है, जो भी इंडिया के लोग हैं उनसे ही हमें ये पावर मिलती है। फिर वो बात करते हैं कि हम सबको जस्टिस देंगे, सबको इक्वलिटी देंगे और सबको हम फ्रीडम देंगे, वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसके पास धन संपत्ति हो ना हो, लेकिन ये चीज़ें हैं वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जिनके पॉपुलेशन कम है या कोई भी बैकवर्ड हो, SC ST, सबके हम हितों की रक्षा करेंगे, उनके जो भी राइट्स हैं हम सबको सेफगार्ड करेंगे। और जो भी इंडिया का टेरिटरी है, चाहे वो लैंड का हो, सी का हो या एयर हो, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे इंटीग्रिटी, हमारी सॉवरेनिटी पे कोई खतरा ना हो, हम वो चीज़ों हम देख लेंगे। फिर साथ ही साथ बोलते हैं कि जो हमारा एंशियंट ऑनर था, जो पोजीशन पे था वर्ल्ड पे, वो हम उसे वापस लाएंगे। साथ ही साथ देश ही नहीं बल्कि विश्व में हम शांति के लिए हम काम करेंगे, हम शांति को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी रिजोल्यूशन थी जिसपे हम वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वर्षों से चाह ही रहे थे, यही चीज़ें हम चाहते थे। और सेम उसी टॉपिक जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला। तो इस वजह से क्या होता है, ये इसको सब एक सहमति से अनएनिमसली इसको पास कर दिया जाता है असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को। अब नया टॉपिक था कि चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1947 में जो क्राउन रोल के अंडर में जो लास्ट एक्ट आया था वो था इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। एक्ट में क्या चेंजेज आए थे, कैसे कैसे चेंजेज आए थे, आप ये देखो। पहला चेंजेज ये था कि जिसकी वजह से ही जो है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है। ठीक, और ये बोला जाता है कि जो आपका असेंबली है वो फुल्ली सोवरेन बॉडी है, मतलब इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, वो खुद ही अपने आप में सोवरेन बॉडी है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है और चाहे वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पहले आपके लिए जितने भी कानून बनाए हैं, वो चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, चाहे तो बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता है, इंक्लूडिंग दिस इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो आपको ये सारे पावर्स दे रहा है कि आप किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, वो इस एक्ट को भी ख़त्म कर सकती है, उसके पास ये पावर है। साथ ही साथ ये बोलती है कि जो असेंबली है वो लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर भी काम करेगी। मतलब ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उसका दो रोल है। पहला तो मेन जो रोल है उसका है कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो देश चलाने के लिए जो छोटे मोटे कानून है, क्योंकि अंग्रेज कोई भी देश है वो किसी न किसी कानून से ही चलता है, सेट ऑफ रेगुलेशंस होने ही चाहिए। तो इस बीच जब तक आप लोग अच्छे से कोई गवर्नमेंट ना बना लो, तो इस बीच अगर कोई कानून बनाने का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए ये आपका जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही आपके लिए छोटे मोटे कानून बना सकती है। लेकिन जो दोनों का जो वर्किंग है वो अलग अलग डे में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन संविधान पर चर्चा कर रहे हो उसी दिन आप कानून भी बना रहे हो, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग दिन होगा काम। ठीक है, तो आप अगर ये देखो तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आज़ाद भारत का पहला पार्लियामेंट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो अब दो काम है इसका। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मतलब संविधान बनाएगी, दूसरे था लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जो कानून बनाएगी। ठीक है, तो जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बैठती थी तो उसके चेयरमैन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये कानून बनाने के लिए बैठते थे तब उनके हेड जो थे वो GB मालवंकर थे। और ये कब तक चलता है, ये चलता है 26 नवंबर 1949 को। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन गया था। तीसरा जो फीचर्स था, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास 389 सीट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 296 जो था ब्रिटिश इंडिया का था एंड 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट का था। लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में कि क्या होता है कि था पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 299 सीट्स रह जाती है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया में 229 और प्रिंसली स्टेट्स में सिर्फ 70 सीट्स ही रह जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
के अलावा, छोटे मोटे कानून बनाने के अलावा और कौन से ऐसे फंक्शन थे, तो और कौन से ऐसे काम थे जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। तो पहला ये था कि मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है उसको हमने प्राप्त किया। ठीक है, कॉमनवेल्थ मतलब ऐसे स्टेट्स, ऐसे कंट्री जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में रह चुके थे, वैसे जो कंट्री थे उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। नेशनल फ्लैग जो भी तिरंगा झंडा है वो 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया। और 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल अंदेम, जो हमारा जन गण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ, उसको अडॉप्ट किया। और नेशनल अंदेम वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, उसको हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है 24 जनवरी 1950 को। ये तीन चीज़ एक दिन ही हुआ था। अगर हम टाइम लाइन पर अभी तक का जो टाइम लाइन है वो अगर देख ले तो 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आती है इंडिया में। 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग होता है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू रिजोल्यूशन पास करते हैं और 22 जनवरी 1947 को ये रिजोल्यूशन पास कर लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है हमारी, वो 24 जनवरी 1950 को खत्म कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये जब तक कोई नया इलेक्शन ना हो जाए, एक नया हमारे पास चुन के ना आ जाए, तब तक ये एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करती है टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, 1951 में जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, उससे पहले ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर काम करती है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें कौन कौन सा कमेटी थे, मेजर कमेटी, माइनर कमेटी। साथ ही साथ इसका हम इनैक्टमेंट पढ़ेंगे और इन्फोर्समेंट, दोनों में क्या अंतर है। और साथ ही साथ हम जो ये क्रिटिसिज्म थे, कौन कौन सा क्रिटिसिज्म हुआ था, वो हम पढ़ेंगे।